हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर कहने का मतलब जो पहला चैप्टर था हम लोग उसको बेसिक मैथमेटिक्स बोल लेते हैं। तो अपने को बेसिक मैथमेटिक्स पूरा 11 पूरे 12th में काम आ गया, इसलिए वो पढ़ना ज़रूरी था। तो वैसे तो ये पहला ही चैप्टर है फिजिक्स चैप्टर वाइज देखा तो ये पहला चैप्टर है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन था फिजिक्स में अपने पास क्लास 11 के लिए। तो ये जो चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। उससे पहले एक और चैप्टर आता था फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड एंड साइंस करके, तो जिसको हटा दिया गया सिलेबस से। तो आप डायरेक्ट अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट कहने का मतलब इतना तो पता होगा, यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को नापना, ये तो है। तो अब बात ये होगी, ये हम लोग को क्यों पढ़ना है फिजिक्स में। भाई यूनिट के बारे में क्यों पढ़ना अपने को, यूनिट तो हम लोग जानते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, ये सब तो जानते हैं, तो पढ़ना क्यों है। और मेजरमेंट किसी चीज़ को नापना ही मेजरमेंट होता है। तो ये सब पढ़ के करना क्या है, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बात ये है कि यूनिट कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है। इसमें एक दो और चीज़ें आती है, एरर और डायमेंशन, इसी चैप्टर में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर से भी कई सारा क्वेश्चन आता है, डायमेंशन से तो पूरा 11th-12th में क्वेश्चन आता है, और डायमेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एरर और डायमेंशन भी इसी चैप्टर में आ जाता है, बेसिक यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में। तो अब हम लोग जान लें कि यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ना है तो कैसे शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अब अपना फिजिक्स शुरू हो रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले मन में ख्याल होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है। अगर कोई पूछ दे भाई फिजिक्स पढ़ना अब तुम लोग शुरू कर दिया, अभी तक 10th में साइंस पढ़ता था, अब तुम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहा, केमिस्ट्री अलग शुरू करेगा, बायो अलग शुरू करेगा। तो अब कोई पूछ दे कि भाई फिजिक्स क्या होता है, ये बता दो, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स के पीछे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो फिजिक्स क्या होता है, अगर ये कोई पूछ दे तो उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, फिजिक्स क्या होता है। तो ये क्या है, ये एक ब्रांच है किसका, फिजिकल साइंस का। जब वो चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें ये सब बताया जाता है। लेकिन अभी हम फिलहाल फिजिक्स के बारे में क्यों बताते हैं, उसमें फिजिकल साइंस भी बताया जाता है, नेचुरल हर चीज़ बताया जाता है उसमें। मतलब वो चैप्टर वैसे किसी काम का नहीं, बस एक बेसिक नॉलेज रहता है कि जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है क्या। तो फिलहाल उसी को हम बता दे रहे। तो फिजिक्स को पूछे व्हाट इज़ फिजिक्स, तो उसका डेफिनेशन या फिर उसके बारे में जो जानकारी वो ये हो जाएगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस which deals with the law of nature, which deal with the study of basic law of nature and natural phenomena। अब इतना तो समझ है, फेनोमेना का थोड़ा, फेनोमेना। हाँ, तो फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है किसका, फिजिकल साइंस। अब देखो, फिजिकल साइंस कहने का मतलब क्या हो गया, फिजिकल मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। जो भी चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं उसको बोलता है फिजिकल साइंस। फिजिकल मतलब जो दिख रहा है, फिजिकली जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो जो फिजिक्स के बारे में स्टार्टिंग में डेफिनेशन तैयार किया गया था, तो वो था कि ब्रांच है किसका, फिजिकल साइंस का, जो किसके साथ डील करता है, स्टडी, किसका स्टडी, बेसिक लॉ ऑफ नेचर या फिर नेचुरल फिनोमेना। मतलब जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जो स्टडी होता है उसी को बोला जाता है फिजिक्स। या फिर इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इसीलिए अपने को मेजरमेंट पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए अपने को यूनिट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिट आ ही जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर है अपने पास, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो फिलहाल जो बात था वो तो फिजिक्स का था। अब हम लोग चलते हैं मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक साफ करते हैं इसको। तो हम चीज़ों को पहले ही तुम लोगों के सामने लिख के प्रस्तुत करें, ताकि हम जब लिखें तो उस समय ज़्यादा समय ना लगे। तो अब खेल समझाना रहेगा, जब लिखा हुआ है ऑलरेडी तो अब क्या देखना अपने को, मेजरमेंट का डेफिनेशन। तो इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, फिजिक्स का डेफिनेशन, जिसको क्या बोला जा रहा था, साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, देखो कोई भी शब्द हो, कोई भी टर्म हो जिसके पीछे अगर मेंट लग जाए, कोई भी टर्म हो जिसके पीछे मेंट लग जाए, तो मेंट का मतलब होता है कुछ कंडीशन के साथ, जैसे मेजरमेंट, अग्रीमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सबके लास्ट में मेंट लगा है ना। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे मेंट लग जाएगा तो वहाँ पे ये हो जाता है कि किसी कंडीशन के साथ, जैसे क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया।
हम बोले केवल अग्री, यू आर अग्री विथ मी, अग्री मतलब सहमत हो गया। अग्रीमेंट अगर करवाते हैं हम लोग तो ऑन पेपर रिटर्न में रिकॉर्ड लेके करते, तो कंडीशन के साथ आ गया ना, ऑन पेपर रिटर्न में रिकॉर्ड लेके। फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट, तुम लोग पढ़ा होगा, अभी याद नहीं है, अभी आगे हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को जैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कराना, वो भी कौन से पाथ पे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पाथ पे। जैसे मान लो ये ऐसे ऑब्जेक्ट मूव किया यहाँ पे पहुँचा, लेकिन हमको वो जो पाथ फॉलो किया उसको नहीं लेना, हमको लेना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट में कंडीशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, किसी भी शब्द के पीछे अगर मेंट लग जाएगा तो वहाँ पे कंडीशन लग जाता है। मेज़र क्या होगा, मेज़र एक शब्द है जिसके पीछे हम क्या लगाते हैं, मेंट। तो मेज़र मतलब नापेंगे हम लोग, अपने को नापना ही है, लेकिन किसी कंडीशन के साथ। अब वो कंडीशन क्या है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका डेफिनेशन क्या है, द कंपैरिजन ऑफ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद एन एक्सेप्टेड रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी चीज़ को मेज़र किया और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आया, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहने का मान लो आ गया 2, ये तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, लेकिन 2 क्या भाई, 2 के साथ कुछ लगाना भी तो पड़ेगा। वही वो कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल। जैसे मान लो ये अपने पास पेन है, ठीक है, इस पेन का हमको लेंथ निकालना है कि ये कितना लंबा है, हम मेज़र के हम बोल दिए 2 आया। अब भाई 2 क्या आया है, 2 इंच आया है, 2 सेंटीमीटर आया है, 2 मिलीमीटर आया है, 2 मीटर आया है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो मेजरमेंट में यही कह रहा है, क्या है, ये कंपैरिजन है किसका, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मतलब हमको नंबर लिखना है, किस चीज़ का, फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, हम लोग फील कर पा रहे हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे विद एन एक्सेप्टेड रेफरेंस। अब एक्सेप्टेड रेफरेंस क्या है, तो एक्सेप्टेड रेफरेंस यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड रेफरेंस हो गया मीटर। जैसे लेंथ में अपने पास बहुत चीज़ें, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है, बहुत सारा, फर्मी मीटर, पीको मीटर, फलाना मीटर, ढिमकाना मीटर, इधर आना मीटर, उधर जाना मीटर, तरह तरह का चीज़ें। लेकिन हम लोग लिए क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस अपने पास मीटर। तो मेजरमेंट क्या हो गया, ये हो गया न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट, इन दोनों को एक साथ जब हम लिखते हैं तो वो किसी चीज़ का मेजरमेंट बताता है। तो वही बात यहाँ पे होगी, यहाँ बस कंपैरिजन से बता दिया, लेकिन अगर बात करें तो क्या हो गया, मेजरमेंट क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विद स्टैंडर्ड रेफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग चलते हैं यूनिट के बारे में जान लिया जाए, यूनिट क्या होता है। तो ये जो पीछे वाला चीज़ है, केवल पीछे वाला चीज़, उसी को बोलते हैं यूनिट। पीछे वाला चीज़ क्या है अपने पास, ये मीटर जो लिखे हम, उसी को बोलते हैं यूनिट। तो ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो एक किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ हम लगाते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं यूनिट। अब जैसे देखो, हम समझाने का कोशिश करें, जैसे इसको हम बोलते हैं 3 मीटर, यहाँ पे ये जो चीज़ बना भी हुआ है 3 मीटर लंबा हम बनाए अलग अलग। जैसे ये अपने पास 1 मीटर का था, ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का। तो कैसे पता चला कि भाई इतना ही लंबाई को 1 मीटर बोलेंगे, क्यों नहीं इस वाले लेंथ को हम 1 मीटर बोल दिए, क्यों नहीं इस वाले लेंथ को 1 मीटर बोल दिए। कैसे ये पता कि इतना ही लंबा कोई चीज़ है तो उसको 1 मीटर बोलेंगे। हम सब्जी खरीदने गए, अपने पास वो जो होता है वो बटखरा जिसको बोलते हैं, 1 kg का, आधा kg का, क्यों भाई उतना ही भारी वजन को 1 kg क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं और कम वजन हो, क्यों नहीं और ज़्यादा, उसको 1 kg बोले। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर 1 लीटर, तो क्यों इतने ही पानी को 1 लीटर बोल रहे, क्यों नहीं इतने पानी को 1 लीटर बोल रहे, क्यों नहीं इतने पानी को 1 लीटर बोल रहे। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग 1 लीटर, 1 मीटर, 1 kg जो हम पर्टिकुलर डिफाइन करके रखें, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फ्रांस में एक जगह है, कोई जगह का नाम अभी हम भूल रहे हैं, तो उस जगह पे ना क्या है, इन सारी चीज़ों को लॉकर मतलब बहुत सिक्योरिटी के साथ रखा गया है कि भाई ये जो चीज़ है ये 1 kg है, ये जो चीज़ है ये 1 मीटर है, ये जो चीज़ है 1 लीटर है। इन चीज़ को बहुत सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे रखा गया है और उसी को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि भाई इतने ही वजन को 1 किलो बोलेंगे, इतने ही लंबाई को 1 मीटर बोलेंगे, इतने ही वॉल्यूम को 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ का रेफरेंस लेके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मान लो ये लंबाई था, ये 1 मीटर था, इसी सेम लंबाई का अगर 3 स्टिक हम और लगा दें तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। लेकिन ये 3 मीटर आया कैसे, वो 3 मीटर आया कहीं ना कहीं 1 मीटर से। इसी 1 मीटर को जब हम 3 बार अरेंज किए तो वो आया है 3 मीटर। तो यहाँ जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है किसका, स्टैंडर्ड यूनिट का। अब स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे क्या है, 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा।
एक और बार जल्दी से रिवाइज करवा दें। मेजरमेंट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है? किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र करते हैं तो हमको उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस के साथ बताना पड़ता है। वो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब चलते अगले टॉपिक पे, इसको साफ करते हैं तब तक। तो अब अपने पास अभी हम लोग दो डेफिनेशन देखें, यूनिट और मेजरमेंट। दोनों में एक चीज़ है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा बवाल है वो अब हम लोग जान लिया जाए। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी कहते हैं जिसको मेज़र कर सके। देखो लिखा भी है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से मेज़र कर पाएंगे। वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन में क्या उसका। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हो गया? जिसको बेसिक बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब अगर किसी भी चीज़ का हम लोग फंडामेंटल बोल रहे हैं तो मतलब उसके बेसिक के बारे में बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी विच आर टेकन एज बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है सबसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं। देखो लिखा भी आगे, और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज़। तो कैसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं? जो किसी पे डिपेंड ही नहीं है, जिसका हम डायरेक्ट निकालते हैं कि ये उसका रिजल्ट है। जैसे मान लो ये है, इसको हम बोलते हैं 1 मीटर। ये किसी चीज़ पे निर्भर थोड़ी कर रहा है, हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ मेज़र किया तो वो 1 मीटर हो गया। ये किसी और चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर जैसे मान लो हम बोल दें टाइम, कितना टाइम हुआ, कितने टाइम लग रहा है, तो सेकंड्स में उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये सब जो क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल क्या है? लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, और भी होता है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, इसको आगे हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी से है। जितना डिराइव्ड क्वांटिटी होगा सब फंडामेंटल क्वांटिटी से आएगा। और टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितना होता है? 7 होता है। मतलब केवल अपने पास जो बेस क्वांटिटी वो 7 है, और उसी 7 से सारा डिराइव्ड क्वांटिटी आएगा। मतलब सैकड़ों, 700, 7000 डिराइव्ड क्वांटिटी उसी से आ जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह से क्या है? लेंथ है। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो ये जो अपने पास क्वांटिटी या ये जो यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकंड, ये कहीं ना कहीं कहाँ से है? फंडामेंटल से ही तो है। लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये कहीं ना कहीं किससे आ रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आ रहा है। अगर अभी हम लोग आगे चल के और बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। यूनिट तो देख लिया डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ यूनिट देखा जाएगा। यूनिट को किस में मेजर करते हैं, क्या क्या होता है, तो और उसको डिटेल में देखा जाए। तब तक ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। तो अब है अपने पास सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी अभी हम लोग बात किए हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, तो उसी का यूनिट जब हम एक्सप्रेस करते हैं एक साथ, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो कंप्लीट सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। वो ये बहुत कुछ खास नहीं है। जो अभी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी देखें तो उसी का यूनिट जो है उसी को हम लोग फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट बोल रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट हो जाएगा उसी को हम लोग बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये यूनिट हो गया। वहाँ पर हम लोग क्वान्टिटी में क्या ले रहे थे? लेंथ ले रहे थे, मास ले रहे थे, टाइम ले रहे थे। ठीक है, ये ले रहे थे। अब डिराइव्ड यूनिट में क्या हो जाएगा? तो डिराइव्ड यूनिट जो कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटी से ही आता, बेस यूनिट से ही आता, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, लेकिन एक से नहीं आएगा। एक से आने का मतलब फंडामेंटल हो जाएगा। जब कई सारा उसमें फंडामेंटल यूनिट रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका हो गया? स्पीड का। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोमेंटम हो गया। ठीक है, मास अपॉन वेलोसिटी वाला कहानी, मास इंटू वेलोसिटी ना, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया। तो जो मोमेंटम है, जो अपने पास स्पीड था, ये कहीं ना कहीं क्या था? फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी था। उसका यूनिट लिख दे तो क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत कुछ नहीं था ये खास। चलते अब हम लोग आगे की तरफ। तो अब इसके बाद आता है अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो जैसे सबसे पहला है अपने पास एम के एस सिस्टम बोलते हैं, दूसरा CGS सिस्टम बोलते हैं, तीसरा FPS सिस्टम बोलते हैं।
तो MKS सिस्टम में क्या होता है, जैसे सबसे पहले बात करें तीनों के बारे में, तीनों जो बात कर रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में। तो जब कभी भी मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम होगा तो तीन तरीके से मेज़र कर सकते हैं हम लोग, तीन अलग अलग टाइप से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में चलता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया कि लेंथ को हम लोग मेज़र करेंगे मीटर में, मतलब पहला जो मेज़रमेंट है वो लेंथ के बारे में, दूसरा मेज़रमेंट मास के बारे में, तीसरा मेज़रमेंट टाइम के बारे में। तो लेंथ को हम लोग मेज़र करेंगे मीटर में, मास को हम लोग मेज़र करेंगे किलोग्राम में, टाइम को मेज़र करेंगे हम लोग सेकेंड्स में। वैसे ही दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है अपने पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो अपने पास लेंथ होगा उसको सेंटीमीटर में मेज़र किया जाएगा, जो मास होगा उसको ग्राम में मेज़र किया जाएगा, जो टाइम होगा उसको सेकेंड्स में मेज़र किया जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से जो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसमें अपने को लेंथ को मेज़र करना पड़ता है फुट में, मास को मेज़र करना पड़ता है पाउंड में, और टाइम को मेज़र करना पड़ता है सेकेंड्स में। तो ये तीन अलग अलग टाइप का क्यों है? जैसे होता है क्या, जैसे मान लो अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहा है, गलती से तुम लोग साइंटिस्ट बन गया और तुम लोग कहीं किसी और देश में जा रहा है रिसर्च करने, या कोई बाहर का साइंटिस्ट अपने देश में रिसर्च करने आ रहा है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, हम लोग जो सिस्टम ऑफ यूनिट लेके पढ़ रहे हैं वो मीटर किलोग्राम सेकेंड, और मान लो कोई ब्रिटिश का साइंटिस्ट है वो पढ़ रहा है फुट पाउंड सेकेंड्स में, वो मास को मेज़र कर रहा है पाउंड में, लेंथ को मेज़र कर रहा फुट में, टाइम तो सेकंड्स में ही है। हम लेंथ को मेज़र करें मीटर में, मास को मेज़र करें किलोग्राम में, तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे वो चीज़ों को फुट और पाउंड में इजीली कर लेगा, हम चीज़ों को मीटर और किलोग्राम में इजीली कर लेंगे। लेकिन क्या आपस में इन दोनों को बदला जा सकता है? तो तीनों आपस में कन्वर्टेबल है। कहने का मतलब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को फुट में बदल सकते हैं, फुट को मीटर में बदल सकते हैं, मतलब तीनों को आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीन तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके का सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जो सिंपल लगा या जिसके ऊपर जिसका प्रभाव रहा उसका वो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करता है। अब ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट मान लो अब हुआ क्या, यही सब कारण है कि चीज़ों को सिंपल क्यों रखा गया। जैसे मान लो अगर साइंटिस्ट रिसर्च करने जाएंगे और अपने अपने देश का सब अपना अलग अलग ही कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट लेके चलेगा तो बहुत दिक्कत होगा आपस में साथ में बैठ के रिसर्च करने में, ठीक है। इसीलिए किया क्या गया है, ग्लोबली एक चीज़ को फिक्स कर दिया। जैसे अभी हम लोग क्या बताते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए थे ना यूनिट का कि 1 मीटर इतना ही रहेगा। मान लो इंडिया बोले कि मेरा 1 मीटर इतना है, पाकिस्तान बोले मेरा 1 मीटर इतना है, अमेरिका बोले मेरा 1 मीटर इतना है, इंग्लैंड बोले मेरा 1 मीटर इतना है। तो मतलब जब लेंथ में अलग अलग हो जाएगा तो सबका मेजरमेंट का जो कैलकुलेशन आएगा अलग अलग आएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया गया है ग्लोबली कि भाई 1 मीटर इतना ही होगा। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे तो इन्हीं तीन में से किसी को लेके पढ़ाई करेंगे, फिर आगे आप अपना जैसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तीन तरीके का टाइप्स होता है, तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। MKS में होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS में होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो ये तीनों को हम लोग से टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। अब एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट, तुम लोग सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट फिक्स है, ये इंटरनेशनली है, ठीक है। इंटरनेशनल जैसे मान लो किसी चीज़ का हम लोग यूनिट, जैसे न्यूटन हम बोलते हैं, न्यूटन हो गया SI यूनिट। तो हम न्यूटन पढ़ेंगे तो भाई बाहर का किसी अलास्का में भी कोई रह रहा होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा तो न्यूटन ही पढ़ाया जाएगा SI यूनिट में, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो SI यूनिट भी इसीलिए है कि भाई ग्लोबली किसी चीज़ को हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने तो प्रॉब्लम ना हो तो एक यूनिट दे दिया जाए, वो यूनिट क्या हो जाता है, SI यूनिट हो जाता है। तो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे SI यूनिट के बारे में। तो अब अपने पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं या SI यूनिट भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है अक्रॉस ऑल कंट्रीज, मतलब सारे देशों में अगर मेज़र किया जाएगा SI यूनिट तो सेम ही आएगा, अलग अलग। जैसे MKS, FPS, CGS ये सब अलग अलग था, लेकिन अगर हम लोग SI सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो किसी भी देश में मेज़र कर ले वो सेम ही आना, उसमें अलग नहीं आना है। तो वही बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है अक्रॉस ऑल कंट्रीज। ये कब बना था? तो बना था 1971 में। कहाँ बना था? तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये कहाँ पे? फ्रांस में। तो शायद यहीं पे जो अभी हम बोले ना कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा गया है 1 मीटर इतना ही होगा, 1 किलो इतना ही होगा, इसी जगह पे रखा गया है। कौन सी जगह पे? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, फ्रांस में, ये वहीं पे रखा गया है। और SI सिस्टम भी कब ले आया गया? 1971 में। यहीं पे मीटिंग हुआ था, यहीं पे डिसाइड किया गया कि भैया हम लोग को एक ऐसा यूनिट ले आना चाहिए जो हर जगह एक्सेप्टेड हो, जिसको क्या बोला गया? SI यूनिट बोला गया। SI यूनिट क्यों बोला गया? क्योंकि फ्रांस में इसको, फ्रेंच में इसको बोला गया सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म आया वो क्या आ गया? SI आ गया। तो इसीलिए इसको SI सिस्टम बोल दिया गया।
और कुल मिला के यहाँ पे ये भी निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, कितने ऐसा यूनिट्स हम लोग दे सकते हैं। तो 7 तरीके का फंडामेंटल, जो अभी हम आगे बोले भी थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसी से सारा डिराइव्ड क्वांटिटी आता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगा, जिसके पास 7 यूनिट्स होगा, जिसके पास 7 ऐसा यूनिट्स होगा। अब उन ऐसा यूनिट, उन फंडामेंटल क्वांटिटी को जान लिया जाए। जितना ज़रूरी तुम्हारा पहला प्रेम है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब उसी के बराबर, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, उसी के बराबर ये भी ज़रूरी है कि भाई इसको भी याद रखो। जैसे पहला प्रेम का नाम कभी नहीं भूलेगा, उसी तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है। तो अब अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले प्रेम का नाम याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को भी देख लिया जाए। तो सबसे पहला क्या अपने पास मास है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास थिकनेस। तो सबसे पहला क्या अपने पास मास है। ठीक है, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है क्या ये? अच्छा, कलर चेंज हो गया ना यूनिट। फिर ऐसा ही क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही हो जाएगा केज। ठीक है, कलर चेंज हो जा रहा है, इसमें नहीं चलाना मतलब। उसी तरीके से दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है अपने पास, लेंथ है। लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और ऐसा ही इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा एम, मतलब यूनिट क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद अपने पास टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको याद करना पड़ेगा भाई मेरे को, भाई और बहन को भी। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। कई लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एम एल टी फलाना करके, एम एल टी टी कुछ, एम एल टी टी ई एल ए कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। जैसे मॉल, एम ए डबल एल, मॉल हो जाएगा ना, एम ए यहाँ लिख देते हैं। इसका ट्रिक भी कोशिश करते बनाने का। तो एम हो गया, ए हो गया, डबल एल हो गया, मॉल हो गया। कौन कौन सा, एम एम, अरे यार हमको नहीं हटाना ना, एम हो गया, एल हो गया, एल हो गया, ए हो गया, क्या बचा, टी टी ई, मॉल टी टी ई कर दो, टी टी ई, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, याद हो जाएगा ऐसे। मॉल टी टी ई जो है, या टी टी ई मॉल जो है, मॉल टी टी ई मॉल, ये जो भी है फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मास का किलोग्राम हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे किलोग्राम को केजी में, मीटर को एम में, सेकेंड को एस में, केल्विन को के में, एम्पियर को ए में, कैंडेला को सी डी में, मोल को एम ओ एल में। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऐसा यूनिट का। अब इसके अलावा ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 यूनिट है ऐसा यूनिट, इसके अलावा 2 अपने पास और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, अब वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस करके आज के टॉपिक को, मतलब आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो अब अपने पास आज का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हो गया ना, वो तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल यूनिट आ गया। सप्लीमेंट्री, जब सर्कल में एंगल मेजर किया गया तो 2 एंगल और आने लगा, जिसको हम लोग साथ में एडजस्ट नहीं कर पाए, तो 2 और लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री में जो पहला अपने पास है वो प्लेन एंगल है, दूसरा अपने पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, तो जब कभी भी हम लोग 2D फिगर के लिए बात करते हैं, तो सर्कल है, जैसे जो मेरा वीडियो दिख रहा होगा, मेरा चेहरा जो दिख रहा होगा सर्कल के शेप में ही दिखाई दे रहा होगा। अब अगर सर्कल है, सर्कल पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर से कहीं ना कहीं रेडियस बना सकते हैं हम लोग। तो अपने पास सर्कल में ये सेंटर हो गया, जिसको O बोल दिए, रेडियस ड्रॉ कर दिए 2 अब रेडियस जहाँ पे सर्कल के सरफेस को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आर्क। ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क, ये पढ़ा होगा तुम लोग। तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ठीक, तो ये जो आर्क है इसके लंबाई को हम बोलते हैं मान लो ds, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका हम बोलते हैं d थीटा, और जो रेडियस हो गया अपने पास हो गया dr, मतलब सब छोटा छोटा इसलिए d के साथ लेगा इसको। तो कुल मिलाकर अगर प्लेन एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये जो एंगल है थीटा, मतलब क्या, जो आर्क द्वारा एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। आर्क द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, जैसे पिज़्ज़ा खा रहा, तुम लोग पिज़्ज़ा को स्लाइस में अलग अलग कट करता है, जो हिस्सा एक निकालता है, तो वो जो हिस्सा निकाल रहा है उसमें जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा, एंगल ही निकालना, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन में आर, मतलब ये जो लेंथ है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ऐसे हम बोलना चाहते हैं क्या, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन। इसको हम मेजर किसमें कहते हैं, रेडियन लिखते कैसे हैं, RAD में लिखते हैं। उसी तरीके से ये तो 2D के लिए बात हो गया। अगर हम लोग 3D में चले जाए, जैसे मान लो अपने पास कोई गोल खरबूज हो जाए, खरबूज तरबूज कुछ भी हो जाए,
उसको उसमें अगर हम लोगों को एंगल निकालना है तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब उसमें कैसे निकलेगा, तो उसको अगर हम लोग बीच से, जैसे देखना तुम लोग कभी खरीदने जाना, तरबूज खरबूज कभी खरीदने गया होगा, तो तुम लोग बोलोगे अरे टेस्ट करके दिखाइए, कलर दिखाइए कैसा है इसका, मतलब पका हुआ है कि नहीं है, अच्छे से है कि नहीं है। तो वो कट करके निकालता है। कभी देखना उसका जो कट करके निकालने का तरीका होगा, जब निकाल के दिखाएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये जो हम यहाँ पे बनाने का कोशिश किए हैं फिगर, उस तरीके से निकाल के दिखाएगा। तो वो जो हिस्सा निकाल के दिखाता है वो कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ तो पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इस तरीके का जाएगा 3D में। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, इस टॉप पे जो एंगल बन रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। अब जैसे देखो यहाँ पे जब हम लोग निकालने गए, मतलब प्लेन एंगल में जब निकालने गए, हम लोग के पास रेडियस 2 बार था, आर्क लेंथ 1 बार था। तो आर्क लेंथ ले लिए, रेडियस ले लिए। सेम कहानी यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ नहीं होगा, यहाँ सरफेस एरिया होगा, क्योंकि अब हम लोग 3D में चल गए तो कट करके जब निकालेंगे तो सरफेस एरिया आएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, सरफेस एरिया, जो भी अपने पास इस स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया वो अपॉन में, यहाँ पे इस केस में रेडियस 4 बार होगा तो 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार थे 1 बार लिए, तो यहाँ 4 बार है तो 2 बार लेंगे, तो क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो और ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि 3D में हो गया। और इसका यूनिट क्या आता है, इसका यूनिट आता है स्टेरेडियन। इसको लिखते कैसे है, तो इसको लिखते हैं SR करके, ये हो गया यूनिट इसका स्टेरेडियन। अब इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एकदम रिलेशन है। तो प्लेन एंगल जिसको हम थीटा बोले थे, और सॉलिड एंगल जिसको ओम के सिंबल से, ये ओम का सिंबल तो इसको बोलते क्या, अभी आगे और पता चलेगा, साई फाई बहुत कुछ ऐसे आता है अपने पास। तो ये जो चीज़ है इसको और इसको, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन, तो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है। ये कब काम आएगा, तो जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किया जाएगा तब ये काम आता है। तो इस रिलेशन को भी साइड में कहीं लिख लेना। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो भी होगा सब समझ आएगा। ज़्यादा थियोरेटिकली पार्ट था और हम कोशिश किया तुम लोगों का समय बचाने का, पहले से लिख के ड्रॉ करके चीज़ों को रखे तो बस उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, समय भी थोड़ा मोड़ा बचा होगा। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ते लिखते रहना है, मस्ती ज़्यादा करना है फिर। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग। राम राम।